नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बेंगलुरु में 3 दिन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मंथन चला। इस मंथन में क्या अमृत निकला, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने संघ के 100 वर्षों के अवसर पर सामाजिक प्रभाव और समाज में बदलाव लाने का विचार किया। मुख्य एजेंडा संगठन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना रहा, जिसमें सामाजिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र के निर्माण के लिए चिंतन और उसकी रूपरेखा तैयार करना इसमें महत्वपूर्ण रहा। आपको बता दें कि आरएसएस में हुए मंथन के बारे में जानकारी देते हुए सह सरकारवाह सीआर मुकुंद ने स्पष्ट किया कि संघ स्थापना के 100वें वर्ष की प्रतिनिधि सभा में सामाजिक प्रभाव और समाज में बदलाव लाने पर विचार विमर्श हुआ। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी के दौरान विशेष गतिविधियों पर ध्यान देगा, जिसका लक्ष्य संगठन के विस्तार और इसे सुदृढ़ करने पर होगा। इस लक्ष्य के 3 सूत्र दिए गए हैं। पहला, आत्मचिंतन। दूसरा, संघ कार्य के लिए समाज द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार। तीसरा, राष्ट्र और समाज को संगठित करने के लिए स्वयं को समर्पित करना। आरएसएस के सरसंघचालक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ का उद्देश्य हिंदू समाज का पुनर्जागरण है। लक्ष्य इसका हिंदू समाज को संगठित करना है। वहीं आरएसएस में सह सरकारवाह अरुण कुमार ने कहा कि संघ सामाजिक परिवर्तन का बड़ा जन आंदोलन है। इसके साथ ही नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आरएसएस घर घर संपर्क अभियान चलाएगा। विजयदशमी पर स्वयंसेवकों के मंडल, खंड और नगर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी मंडलों और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और कर्तव्य में हर एक की भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है। बैठकें आयोजित कर सांस्कृतिक आधार और हिंदू चरित्र को गवाए बिना आधुनिक जीवन जीने का संदेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि नागरिक संवाद आयोजित करके राष्ट्रीय दृष्टि से सही विमर्श स्थापित करने की कोशिश भी होगी। इस समय देश में लगभग 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं। शताब्दी वर्ष में संघ विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 2453 स्वयंसेवक आगे आए और विस्तारक बने। इस वर्ष आयोजित कुल 4415 प्रारंभिक वर्गों में 2,22,962 स्वयंसेवक शामिल हुए। इसमें से 1,63,000 14 साल से 25 साल के आयु वर्ग के बीच में हैं, जबकि 20,000 से अधिक 40 से ऊपर की आयु के हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल में 1999 में काम शुरू हुआ था और अब 2025 में 275 के करीब शाखाएं लग रही हैं। वहीं तमिलनाडु में संघ कार्य नहीं के बराबर था, वहां शाखाओं की संख्या 4000 पार कर गई है। इस साल विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष में संघ की बेंगलुरु में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व मंडल के अलावा विचार परिवार के सभी 32 संगठनों के शीर्ष 1482 प्रतिनिधियों के चिंतन से निकला रोड मैप अब आगे आरएसएस के आने वाले सालों में मार्गदर्शक का काम करेगा। इस मौके पर आरएसएस की तरफ से तमाम विवादित मुद्दों पर राय रखी गई। आरएसएस के सह सरकारवाह सीआर मुकुंद ने कहा कि मणिपुर में पिछले 20 महीनों से कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब कुछ उम्मीदें जगी हैं। जब हम मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार की दृष्टि को देखते हैं तो इससे हमें वहां के लोगों के लिए आशा की किरण दिखाई देती है। आरएसएस में सह सरकारवाह सीआर मुकुंद ने हिंदी भाषा को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कहा कि संघ मातृभाषा को शिक्षा और दैनिक संचार का माध्यम बनाने का समर्थन करता है। परसीमन पर बहस को राजनीति से प्रेरित बताया आरएसएस ने। आरएसएस नेता ने कहा कि द्रमुक पर भी परोक्ष हमला किया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फार्मूले का विरोध कर रही है द्रमुक, जो राजनीति से प्रेरित है। 3 भाषाओं को लेकर विवाद के बारे में पूछे जाने पर मुकुंद ने कहा कि संघ का कोई प्रस्ताव इस मुद्दे पर पारित नहीं करेगा और संगठन शिक्षा और दैनिक संचार के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता देता है।
औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब पर संघ ने कहा कि औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने इसे अप्रासंगिक बताया। वहीं सह सरसंघचालक दत्तात्रेय होसबोले ने प्रश्न किया कि जो देश के चरित्र, संस्कृति, सभ्यता और प्रकृति के अनुरूप काम करते हुए स्मृति में योगदान देता है, उसे आइकॉन माना जाएगा, या जिसने बाहर से आकर आक्रमण करके शासन किया, हजारों लोगों पर अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन किया, उसे याद किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान में 83,129 सक्रिय शाखाएं हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10,000 से अधिक बताई जा रही हैं। बेंगलुरु की बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के प्रमुख भी शामिल हुए। आपको बता दें कि आरएसएस में सह कार्यवाह सीआर मुकुंद ने कहा कि राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली ताकतें देश के लिए चिंता का विषय हैं। मुकुंद ने कहा कि आरएसएस एक संगठन के रूप में हम उन ताकतों को लेकर चिंता में हैं जो राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे रही हैं, खासकर उत्तर और दक्षिण के विभाजन को लेकर, चाहे वह परसीमन की वजह से हो या भाषाओं की। संघ की बैठकों में निर्णयों ने बार बार साबित किया है कि उसका हर काम राष्ट्र हित में किसी लक्ष्य की खातिर होता है और तात्कालिक घटनाएं उसी हिसाब से देखी जाती हैं। बैठक में किसी ने अपनी ओर से कुंभ या बांग्लादेश को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बयान नहीं दिया, क्योंकि वे मुख्य एजेंडा में शामिल नहीं थे। सारे बयान सवालों के जवाब में आए। उन्होंने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवक और संघ के परिवार से संबंधित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता विशेष रूप से राज्यों के सद्भाव लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। मुकुंद के अनुसार पिछले एक साल में आरएसएस का कई गुना विस्तार हुआ है। मुकुंद की माने तो मौजूदा समय में आरएसएस की 83,129 शाखाएं हैं, जो पिछले साल की तुलना में 10,000 से अधिक है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक, और भूपेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि अरोड़ा जी, जिस तरीके से लग रहा है अमृत मंथन में क्या क्या छन के आया वो तो रिपोर्ट में आपने सुना ही, इससे क्या लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका निर्माता के रूप में हमें देखनी चाहिए या सजग प्रहरी की? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आरएसएस का मंथन चल रहा था और मंथन के दौरान एक बात स्पष्ट खुलकर आ गई कि आरएसएस पहले से ज्यादा आक्रामक हुआ है, पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। खासकर देश के अंदर सजग प्रहरी के तौर पर जिस प्रकार से आपको याद होगा लोकसभा चुनावों के दौरान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कहीं ना कहीं खटास दिखाई दी, लेकिन उसके बाद खुद केंद्र सरकार को भी मानना पड़ा और खुद बीजेपी को भी मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं गलती हुई। उसके बाद से रिश्ते सुधरे और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला, कितना फायदा भाजपा को हुआ। और सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, हिंदुत्व की बात है। बात उन मुद्दों की है जिसको लेकर देश को तोड़ने की कोशिश होती है, चाहे हम परिसीमन की अभी बात हो रही थी, चाहे बात हो रही थी भाषा को लेकर, दक्षिण और उत्तर के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव, बीच में लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है वहां की सरकार द्वारा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है आरएसएस आक्रामक दिख रही है। और खासकर कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर आरएसएस खुलकर बोलना चाहती है। और खासकर जिस प्रकार से गुजरात लॉबी अब मजबूत हो चुकी है देश के अंदर, उसको लेके भी आरएसएस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बातें छनकर आ रही हैं। लेकिन अभी इन बातों का शायद मंथन नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले टाइम में इन पर भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आरएसएस चाहता है भाजपा को पहले की तरह से मजबूत किया जाए, खासकर देश हित में। और इसके अंदर कुछ ना कुछ उनको यह भी लगता है कि जो गुजरात लॉबी है, जिस प्रकार से मोदी जी तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर गुजरात लॉबी ज्यादा हैवी होने की कोशिश करती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि अब इस समय भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष भी चुनना है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बातें नई सामने खुलकर आ सकती है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी इसका राजनीति से कोई नाता नहीं है। बस सवाल इतना है कि भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपसे भी वही सवाल है कि आरएसएस को राष्ट्र निर्माता के तौर पे देखना उचित होगा या एक सजग प्रहरी के तौर पे? भूपेंद्र सिंह जी। देखिए प्रसन्न जी, राष्ट्रीय सेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण करने जाना है
और इसके लिए उसका दृढ़ संकल्पता है, तो राष्ट्र निर्माण में ही उनका आगे जाके राष्ट्र की शुद्धिकरण के लिए होता है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उनका चिंतन है और उनका स्पष्ट कहना है कि राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र के एकीकरण और शुद्धिकरण की जो बात करते हैं हम उसके साथ, अब राष्ट्र की हमारे भारत की विविधताएं, विभिन्न संस्कृतियां हैं और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं और मूल रूप से उनमें डाइवर्सिटी। इसके लिए संघ हमेशा नए नूतन प्रयोग करता रहता है। संघ मूलतः संघ का काम है शाखा लगाना और शाखा के अर्थात समाज में जिस तरह से नई नई चीजों की आवश्यकता पड़ती है उस तरह से संगठनों का निर्माण होता रहता है। उसमें 32 संगठन के लोग शामिल हुए और संघ एक ये है कि राष्ट्र के लिए लगभग 1 घंटा देना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य, आपके बौद्धिक और आपके सामाजिक चिंतन के लिए होना चाहिए। उस चिंतन से 24 घंटे में 1 घंटे से आगे की रचना बनती है और समाज एक दूसरे की जाति भेद, अस्पृश्यता से दूर होते हुए एक सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना होती है। कल्पना के लिए संघ ने विभिन्न आयामों और विभिन्न संगठनों की समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उनका नव निर्माण किया है, जिसमें आप चाहे युवा विंग में भारतीय विद्यार्थी परिषद या वनवासी क्षेत्र में भारतीय कल्याण आश्रम या विज्ञान क्षेत्र में विज्ञान भारती या आप शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती या राजनीति प्रदेश में इमरजेंसी के बाद स्थिति संचालक में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अपने वैचारिक रूप से उत्पन्न किया और जिसके कारण आज वह एक राजनीतिक दिशा में एक नए आयाम और दे रहा है। बात यहाँ पे जो उनकी स्पष्टता और जो उनकी जीवन शैली है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो मूल संस्कृति है, जो हमारी मौलिक परंपरा है, उनका चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे वो परिवेश के रूप में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, ओवरलैपिंग हो रही है, जिसके कारण हम लोग पाश्चात्य और अन्य संस्कृति को राजनीतिक हो रहे हैं। तो संघ का यह मानना है कि हम अन्य चीजें जरूर सीखें, लेकिन अपनी मूल जड़ों को हम नहीं भूलें। उसी के रूप में इस तरह की प्रतिनिधि सभा साल में एक बार होती है और उससे नए एजेंडे पास किए जाते हैं। इस तरह से इस एजेंडे में बांग्लादेश में हिंदुओं की जो निर्धन हत्याएं हो रही हैं उस एक चिंतन और प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन साथ साथ उन्होंने शिक्षा के लिए त्रिभाषा के लिए प्रस्ताव पारित नहीं किया। सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा के आयाम खुले रहते हैं और शिक्षा मातृभाषा में पढ़ाई जानी चाहिए, ये संघ है। संघ मानता है कि जो हमारी संस्कृति और जो बोलियां और जो भाषाएं हैं वो पल्लवित हों और जिनको आगे की ओर आगे पीढ़ी जान सके, क्योंकि हम अगर जिस तरह से बात करें तो हमारी कई संस्कृतियों की भाषाएं और भाषाएं हमारी विलुप्त हो चुकी हैं। आज ये सरकार भी जिस तरह से काम कर रही है तो संघ एक विचार है, संघ एक ऊर्जा है, संघ एक राष्ट्र की प्रेरणा देने वाला स्रोत है, संघ एक समावेशी संगठन है, समावेशी संगठन है, सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है, भारत को उसी जगह पे रखना चाह रहा है जिसे भारत को पीछे के समय में या कहा जाए प्राचीन काल में जो दर्जा प्राप्त था उसी गौरव को, उसी गौरवमयी परंपरा को वापस लाना चाहता है। सोने की चिड़िया कही जाता था भारत, आज उसी दौर को वापस लाने के लिए आरएसएस कृत संकल्प है। आरएसएस चाहता है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करें, जिसके जरिए एक राष्ट्र का निर्माण होता है। वह शौर्य पैदा किया जाए लोगों के अंदर, जिसमें अपने आप को बलिदान करने में भी कोई आदमी हिचके ना। राष्ट्र के लिए अगर कोई ऐसी जरूरत पड़े तो हम अपने निजी स्वार्थों को एक किनारे करके राष्ट्र के लिए आगे बढ़ें। अगर इन बातों को मानते हैं हम रवि अरोड़ा जी, तो यह दायित्व केवल आरएसएस का था या किसी और का भी था? शायद हम सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। रवि अरोड़ा जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और आपने जवाब भी दिया कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश के अंदर जो देश के प्रति भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, उसे गली गली मतलब गांव गांव के छोटे से छोटे कस्बे तक पहुंचाने का काम आरएसएस ने किया है। और ये आज से नहीं हो रहा है, आप समझिए 83,129 शाखाएं
ये संस्था चला रही है, और पिछले 1 साल के अंदर 10,000 शाखाएं नई बना दी गई। मतलब यह टारगेट करीब 1 लाख से ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में। तो मैं समझता हूँ इतनी शाखाएं चलाने वाला संगठन, जो आम मतलब उन एरियाज के अंदर भी, उन पहाड़ी, उन दुर्गम इलाकों में भी, और खासकर दक्षिण भारत के अंदर भी जिस प्रकार से 4,000 शाखाएं खोल चुका है, मैं समझता हूँ अपने आप में एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन उसे करके दिखाने वाला संगठन जो है वो आरएसएस है। और खासकर इसके अंदर आप ये समझिए कि जो युवा है उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है, क्योंकि इसके अंदर युवाओं को लगता है, जिस प्रकार की देशभक्ति की भावना उन्हें समझाई जाती है, जिस प्रकार से उनको पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से उनको बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें न सिर्फ उनको एक जीवन शैली जीने का रास्ता दिखाया जाता है, बल्कि उनको देश के प्रति समझाया जाता है, देश के लिए आगे बढ़ने की लालसा उनके अंदर पैदा की जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वैचारिक बात है कि उन विचारों को जो काम सरकार का था, आम जनता तक, आम लोगों तक, खासकर युवाओं तक पहुंचाने का, वो काम आरएसएस कर रहा है। और सच में, जो कि मैं समझता हूं, यह अपने आप में शायद यही कारण है कि आज देश के अंदर सरकार बेशक भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं उसमें एक अहम भूमिका आरएसएस भी निभाता रहा है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आरएसएस की, जो हमारे देश के लिए, और एक बहुत बड़ी देश के युवाओं के लिए। आरएसएस एक और महत्वपूर्ण बात कहा, आरएसएस की तरफ से छन के आई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली ताकतें देश के लिए चिंता का विषय हैं, और ये देश को तोड़ने वाली ताकतें कई बार देश के अंदर ही दिखती हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार कोई ऐसी पुख्ता कार्रवाई नहीं कर पा रही है ऐसी ताकतों पे, जिसके चलते कई बार पता चलता है कि हमें मालूम है कि एक गलत बात कर रहा है, देशद्रोही तत्व है, लेकिन उस पर भी कोई कड़ा एक्शन नहीं होता। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, प्रशासन को, सरकार को, या न्याय प्रणाली को? जी बिल्कुल, देखिए यह जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की बनती है, क्योंकि न्याय प्रणाली अगर कुछ ऐसा होता है जो उसके सामने जाएगा तभी वो कोई कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि बिना कंप्लेंट के वो भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सरकार की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह जी, इसके लिए अगर मान लिया जाए कि कौन जिम्मेदार है, तो उसके लिए जागरूक करना, आम आदमी को आरएसएस जागरूक तो कर ही रहा है, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी पर बनती है। उसे यह संगठन कैसे देखता है? देखिए, मुख्य रूप से जीवन पारदर्शी होना चाहिए और शुचितापूर्ण, और राष्ट्र सर्वप्रथम होता है। स्वयं सेवक का एक कर्तव्य होता है, राष्ट्र उसके लिए सर्वप्रथम हो, उसके बाद उसका परिवार या अन्य चीजें। तो बात यहाँ पे अब आपने कहा कि जिस तरह से जिम्मेदारी जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं या व्यक्ति, उनकी कार्रवाई होने की, अब कार्रवाई का देखिए, अगर हम देखें 2014 के बाद इस तरह से ऐसा सरनेय बना है, क्योंकि लोगों ने राजनीति के इस तरह से दुरुपयोग कर रखा था, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, और चाहे वो और भी सिस्टम हो, सारे सिस्टम को कोलैप्स कर रखा था, राजनीति उन पे हावी हो गई थी। आज ये स्थिति आज तक किया जा रहा है हर चीज को, और पृथक करने के बाद उन लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी। संघ हमेशा कहता रहा है कि नक्सलवाद जो है, नक्सलवाद आज अर्बन हो या रूरल हो, दोनों में नक्सलवाद बढ़ रहा है, और वह नक्सलवाद राष्ट्र विरोधी रूप से काम कर रहा है। आज देश के गृह मंत्री नक्सलवाद के बारे में थोड़ा अपडेट करना चाहता हूँ भूपेंद्र सिंह जी आपको, कि नक्सलवाद बेहद ही कम हो चुका है। जिस विचारधारा के जरिए वो आगे बढ़ रहा था, मौजूदा समय में उसको 10 जिलों में समेट दिया गया है, लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिर सवाल है कि इनको जो खाद और पानी मिलता था उसको बंद करने में सरकार काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। जब लेकिन राजनीतिक आकाओं की बात आती है, या न्याय प्रणाली में या प्रशासन में बड़े अधिकारियों पे हाथ डालने की बात आती है, तो सरकार के भी पसीने छूटते हैं। इसे आप सही मानते हैं? नहीं, पहले पूर्व सरकारों में छूटते थे, लेकिन वर्तमान में मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार बिल्कुल निष्पक्षता से काम कर रही है, और उनका ये मानना भी है, क्योंकि इस तरह से उनके जो स्टेटमेंट किए जा रहे हैं और जिस वैचारिक संगठन से वो जुड़े हुए हैं, उस संगठन का यही मानना है कि हमारा जीवन है जो राष्ट्र के लिए है और कुछ अद्भुत करने के लिए है, क्योंकि अगर इस तरह से हम भी उसी परंपरा को लीक पे रहेंगे तो इस तरह से नहीं हो। और उन्होंने अपने ही रवि अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि अरोड़ा जी। जी परसों जी, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नक्सलवाद पर बहुत ज्यादा ब्रेक लग चुका है, उस पर रोक लगाई जा चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले काफी समय से कई मंचों पर कह चुके हैं कि देश के अंदर अर्बन नक्सलवाद लगातार बढ़ रहा है।
मतलब साफ है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि आरएसएस एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, और लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार बेशक खुलकर नहीं बोल पा रही है, लेकिन इतना तय है कि आरएसएस के अंदर इतनी ताकत है कि इस नक्सलवाद के खिलाफ भी बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आज देश के अंदर एक जागरूकता की अगर कुछ कमी होती है या जागरूकता लाने रवि की अरोड़ा जरूरत जी, पड़ती है। जब अर्बन नक्सलवाद की बात की जाती है तो असल में वह कुछ व्यक्तियों के बारे में बात हो रही होती है, चंद व्यक्ति जो अपने आप को बौद्धिक रूप से समृद्ध समझते हैं या कहते हैं या कहलवाते हैं। जी बिल्कुल। वह सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, अक्सर अपने मुद्दों को हवा देने के लिए वह कभी पर्यावरण का आवरण ओढ़ते हैं तो कभी वह ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसमें गरीबी की बात की गई हो। असल में वह उन्हीं का शोषण करके पूरे देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं, और यह साफ है कि ऐसे कोशिश करने वालों को बाहर से फंडिंग होती है। अब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई निजी तौर पे ही की जा सकती है, संगठन के तौर पे नहीं की जा सकती, और इसकी जिम्मेदारी केवल एक संगठन के ऊपर हो सकती है, वह संगठन है सरकार। रवि अरोड़ा जी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे संगठनों के खिलाफ, ऐसे जो अर्बन नक्सलवाद की जो परिभाषा आपने दी है, मैं समझता हूं उनके खिलाफ भी अगर संगठनात्मक तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जाए देश के युवाओं को कि इस प्रकार का मैसेज भ्रामक है और ऐसे गलत मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो भी एक जागरूकता, मैंने आपको एक बात कही कि जागरूकता भी जरूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है उसके अंदर जो मैसेज फैलाए जाते हैं जिस प्रकार से, उसके द्वारा अगर युवाओं को अगर जागरूक किया जाए तो उसको रोका जा सकता है। तो मेरा मतलब यह है कि अगर ये अर्बन नक्सलवाद जो देश के अंदर हमारे कुछ लोग बैठकर ऐसी भूमिका तैयार करते हैं, उनके खिलाफ भी संगठनात्मक तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा सकती है, तो इसमें भी जो है आरएसएस भूमिका निभा सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, लेकिन सच्चाई है कि जब तक आप संगठन के तौर पर देखिए, आज आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जुम्मे के दिन जब सब इकट्ठे होते हैं तो वह कुछ भी मैसेज दिया, कुछ भी बात कहनी होती है तो वो जो है धार्मिक धर्म के आधार पर अपनी बात रखी जाती है और एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। लेकिन आरएसएस हिंदुओं के अंदर एक बड़ा ऐसा संगठन है जहां पर युवाओं तक डायरेक्ट बात पहुंचाई जा सकती है, तो इसीलिए इस संगठन की जरूरत, जिस प्रकार से सरकार की जरूरत होती है, तो ऐसे संगठनों की भी देश को जरूरत है, खासकर युवाओं को एकजुट करने के लिए। जो 3 सूत्र आरएसएस ने दिए हैं उसको हमें दोबारा सुनना और समझना होगा। उन्होंने कहा है आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन किसके लिए? राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, और उन लोगों के लिए जो राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, कंटक हैं, कांटे की तरीके से चुभते हैं, उनको निकाल के फेंकना होगा। आत्मचिंतन का मतलब है कि तीनों के ऊपर चिंता करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी, संघ कार्य के लिए समाज द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आरएसएस ने आभार भी जताया है। तीसरा, राष्ट्र और समाज को संगठित करने के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया गया है। वह अपने स्वयंसेवकों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए। मुझे लगता है भारत की यही सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसा संगठन है जो करोड़ों लोगों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। संपत्ति की लालसा नहीं, पूरा समय संगठन के लिए देना, राष्ट्र के लिए देना, राष्ट्र निर्माण के लिए देना, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए। शायद यही लोग भारत की आशा है। भूपेंद्र जी। बिल्कुल सही कहा। देखिए, संघ जितना समावेशी और नवीन विचारों को अपने में परिवर्तन लाता है, इतना कोई संगठन नहीं लाता। देखिए, राष्ट्र का चिंतन होना चाहिए, और राष्ट्र की जो ताकतें हैं उनके लिए कौन सा संगठन होता है जो आत्मचिंतन की बात करता है। और आप देखिए, उस आत्मचिंतन की बात के लिए आत्मचिंतन वही करेगा जिसमें पारदर्शिता हो। संघ ने 5 पंच परिवर्तन लाए थे। उससे पहले पंच परिवर्तन की जोर किया, जिसमें पर्यावरण था, स्वदेशी था, जिसमें अस्पष्टता की भावना। इस तरह से पंच परिवर्तन से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरी बात, एक ही जगह पे आप देखिए कि हमारा समाज जिस जाति और विभेद से फटा हुआ था, वो एक तल पे लाके काम करना और एक साथ सब चीजों के उनके कार्यों का विभाजन करना, जिसमें जाति नहीं पूछी जाती, ये एक अनूठा प्रयोग है और जो सनातन 100 वर्ष से चला आ रहा है। और साथ में सरकारवाई जी, माननीय दत्ताजी होसबोले जी ने कहा कि उन्होंने कोट किया है कि संघ के संचालन
पहले प्रथम सरसंघचालक जी हेडगेवार जी ने उन्होंने कहा है कि कोई नया कार्य प्रारंभ में नहीं किया, जो लगातार सनातन और संस्कृति के अनुसार जो कार्य चल रहे थे उसी कार्य को एक नई दिशा के देखने और जीवन की एक दिनचर्या में लाने के लिए और राष्ट्र के इदम हम सत्यम पे अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपने राष्ट्र की आहुति के लिए अपने आप को, और चाहे अभी वर्तमान सरसंघचालक जी देखें उनके उद्बोधन में हमेशा आता है राष्ट्र के संघ का स्वयंसेवक वह होता है जो अपना जीवन, अपना समय और अपना तन मन धन तीनों देने के लिए आए, तीनों देने के लिए तैयार रहे। शायद इसी समर्पण, इसी बलिदान पे राष्ट्र का निर्माण होगा और भारत उस परंपरा का पालन करेगा जिसमें विश्वगुरु की ओर लोग, विश्वगुरु की तरह लोग उसे देखना शुरू करें। आप दोनों चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।